क्या आप नम्बी नारायण को जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इनकी वजह से ये देश आज की पल पल बदलती टेक्नोलॉजी के एज में 15 साल पीछे चला गया। लोगों ने इन्हें देशद्रोही और जासूस साबित करने की कोशिश की। आखिर ये खुद दोषी हैं या फिर कुछ लोग हैं जो इनके दोषी हैं, जिसे बेकसूर होते हुए भी न केवल कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने कर्तव्य के पथ से अलग हटकर जीवन का बहुमूल्य समय बिताना पड़ा। भारत के महान वैज्ञानिक नम्बी नारायण को उस काम के लिए दोषी माना गया जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। न केवल इस महान वैज्ञानिक की जिंदगी के 25 साल बर्बाद हुए, बल्कि देश की तरक्की के अनमोल मौके भी हाथ से चले गए। ये कहानी शुरू होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के भीतर से। मेरे ख्याल से इसरो को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत जितनी भी उपलब्धियां हासिल कर रहा है वो इसरो की बदौलत है, और इसी इसरो का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे नम्बी नारायण। साल 1994 तक लोग इन्हें देश के महान वैज्ञानिक के तौर पर जानते थे, लेकिन इसी समय उन पर अचानक दूसरे देश के जासूस होने का आरोप लगा। बस इसके बाद ही इन महान वैज्ञानिक का व्यक्तिगत संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि इनके इस संघर्ष में ना कोई इसके साथ खड़ा रहा, ना किसी ने उनका साथ दिया। एक बार तो सिचुएशन यहाँ तक खराब हो गई थी कि नम्बी नारायण ने आत्महत्या करने का भी विचार बना लिया, लेकिन उनके परिवार ने उनका साथ दिया और उन्हें सपोर्ट किया। हालांकि अब उन्हें अपने आरोपों से मुक्ति भी मिल चुकी है। फाइनली उन्हें अदालत ने उन आरोपों से बरी कर दिया और आगे चलकर उन्हें सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया। लेकिन इन आरोपों के चक्कर में देश के प्रतिभाशाली और महान वैज्ञानिक ने अपने जीवन के 2 महत्वपूर्ण दशक जेल की सलाखों के पीछे बिता दी। इतना ही नहीं, इस महान वैज्ञानिक की प्रतिभा से देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को जो मजबूती मिल सकती थी वो भी नहीं मिली। इस कहानी को शुरू से और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए चलते हैं आज से लगभग 40 से 50 साल पहले। उस समय पूरी दुनिया में अंतरिक्ष के क्षेत्र में केवल 2 ही देशों का सर्वाधिक दबदबा हुआ करता था, अमेरिका और रशिया। जहां एक तरफ अमेरिका ने चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट को भेजकर पूरी दुनिया में इस फील्ड में अपना दबदबा बनाया, तो रशिया ने भी सबसे पहले इंसान को अंतरिक्ष यात्री के रूप में स्पेस में भेजा। हालांकि इस दौर में हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी भी इस फील्ड में काफी अच्छा काम कर रही थी। अब इन सभी देशों की नजर मंगल ग्रह पर थी, लेकिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमारे देश को जो जरूरी टेक्नोलॉजी चाहिए थी, उसके लिए हम अमेरिका या ऐसे बड़े देशों पर डिपेंडेंट थे। ये देश नहीं चाहते थे कि हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में आगे बढ़े, उनके बराबरी पर आकर खड़ा हो जाए। इतना ही नहीं, भारत को सपोर्ट न करने के पीछे एक कारण ये भी था कि इस तरह के स्पेस मिशन में जरूरी साजो सामान की खरीदी भारत इन्हीं देशों के जरिए करता था। अगर वो भारत को टेक्नोलॉजी हस्तांतरित कर देते तो भारत अपनी तमाम चीजें अपने देश में ही बना लेता, और फिर उन देशों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकि भारत को ही माल बेचकर वो मुनाफा कमा रहे थे। इन तमाम समस्याओं का एक ही हल था, और वो ये कि भारत अपने स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए तमाम जरूरी टेक्नोलॉजी अपने देश में ही डेवलप कर ले। अब देश के सभी प्रतिभाशील वैज्ञानिकों का ध्यान स्पेस प्रोग्राम के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को देश में ही विकसित करने पर फोकस हो गया। इसके बाद रॉकेट को लेकर एक स्वदेशी तकनीक को विकसित करने पर सभी की सहमति हुई। स्पेस रिसर्च की फील्ड में इस अहम काम के लिए साइंटिस्ट नम्बी नारायण एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। 5 बहनों के इकलौते भाई नम्बी नारायण का जन्म एक तमिल ब्राह्मण परिवार में 12 दिसंबर 1941 में भारत के तमिलनाडु में हुआ। नम्बी के पिता नारियल के व्यवसायी थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ। नम्बी नारायण पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई में ही उनकी प्रतिभा की झलक मिलने लगी थी। उन्होंने स्कूल की सभी कक्षाएं न केवल प्रथम श्रेणी में पास की, बल्कि अपनी क्लास में टॉप किया। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर एक शुगर फैक्ट्री में नौकरी। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद नम्बी नारायण ने एक बार अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान भरी, क्योंकि उनका मन तो हमेशा से हवाई जहाज, स्पेसक्राफ्ट और इस तरह के सब्जेक्ट में लगता था। साल 1966 में उनकी मुलाकात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से हुई। विक्रम साराभाई उस समय इसरो के चेयरपर्सन थे और नम्बी रॉकेट के लिए पेलोड इंटीग्रेटर के तौर पर काम कर रहे थे। विक्रम साराभाई उस समय चाहते थे कि इसरो में वही लोग काम करें जो कि वेल एजुकेटेड और टैलेंटेड हो। नम्बी ने एमटेक के लिए तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और विक्रम साराभाई की कोशिशों से उन्हें नासा की फेलोशिप भी मिल गई। उन्होंने केवल 10 महीनों के रिकॉर्ड टाइम में केमिकल रॉकेट प्रॉपल्स के सब्जेक्ट में एमटेक की डिग्री हासिल की। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। नम्बी के टैलेंट से अमेरिका अच्छा खासा प्रभावित हुआ। उसने उन्हें नासा में जॉब करने के ऑफर दिया। I graduated in mechanical engineering and then I studied in Princeton, USA. I specialized in combustion instability, worked for NASA
and about 30-35 years of experience in ISR. लेकिन नम्बी अपने देश में रहकर ही काम करना चाहते थे। साल 1970 के दशक में उन्होंने अपने देश में फ्यूल रॉकेट तकनीक की शुरुआत की। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा और नई नई तकनीक पर काम करने लगे। आगे चलकर उन्होंने भारत में पहली बार लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर को डेवलप किया। इसके बाद चलते हैं 90 के दशक में। उस समय भारत सरकार भी स्वदेशी तकनीक डेवलप करने पर जोर दे रही थी और नम्बी नारायण देश में ही क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने पर काम कर रहे थे। नम्बी नारायण ने देश को और सरकार को ये कहकर कॉन्फिडेंस में लिया कि भारत स्पेस रिसर्च की फील्ड में अब अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। इसकी वजह से आने वाले समय में हमारे स्पेस मिशन पर होने वाला खर्चा बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद सरकार ने भी उनके टैलेंट पर भरोसा किया और उन्हें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन टेक्निक डेवलप करने जैसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को लीड करने का काम कर दिया। इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर उन्हें बनाया गया। क्रायोजेनिक इंजन को समझने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि पहले रॉकेट के इंजन में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था। क्रायोजेनिक इंजन के आने से पहले रॉकेट में सॉलिड फ्यूल वाला इंजन यूज किया जाता था। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब इन इंजनों को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसके पीछे कारण है कि ये इंजन पर केजी ईंधन को कंज्यूम करके और बहुत ज्यादा पावर और थर्स्ट प्रोड्यूस करते हैं। भारत के लिए प्रोजेक्ट कितना एम्बिशियस था इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दुनिया में रशिया और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जिन्होंने उस समय तक का इस इंजन को डेवलप किया था। अब रशिया और अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी सेल किया करते थे और मोटी कमाई करते थे। भारत बहुत जल्द स्वयं इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने जा रहा था, इसलिए उन दोनों को अपने व्यापार और मुनाफे पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा था। इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी डर था कि खुद का क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने के बाद भारत अंतरिक्ष की दुनिया में इन दोनों देशों के बराबर आंकड़ा खड़ा हो जाएगा। इसके बाद भारत के इस महान वैज्ञानिक के साथ साथ उससे जुड़ी खोज को गुमनामी के अंधेरे में डालने की साजिशें शुरू हो गई। केरल पुलिस अक्टूबर 1994 में तिरुवनंतपुरम से मालदीव्स की एक महिला को गिरफ्तार करती है। उसका नाम मरियम राशिदा था। जब इस महिला को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से इसरो के आधुनिक रॉकेट के कुछ डिजाइन से रिलेटेड पेपर्स मिले। उस महिला पर ही आरोप लगा कि वो इसरो के क्रायोजेनिक इंजन के डिजाइन पाकिस्तान को बेचने जा रही थी। इस मामले में केरल पुलिस के क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नम्बी नारायण के साथ इसरो के अन्य दो वैज्ञानिकों डी शशि कुमारन और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को भी अरेस्ट किया गया। इसके साथ ही रूसी स्पेस एजेंसी के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एस के शर्मा को गिरफ्तार किया गया। साथ ही लेबर कॉन्ट्रैक्टर और रशीदा की दोस्त फौजिया हासन को भी गिरफ्तार किया गया। इसरो की क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने की इंपॉर्टेंट और सीक्रेट इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान के साथ और भी दूसरे देशों को बेचने करने का गंभीर आरोप इन सभी लोगों पर लगा। इस मामले में गिरफ्तार की गई महिलाओं का कहना था कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप में फंसाया और इसके बाद उन्होंने ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाली। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के ऑफिसर्स ने नम्बी नारायण से पूछताछ शुरू की। नम्बी नारायण ने पुलिस के सामने से अपने ऊपर सभी लगे आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन देखते ही देखते ये मामला न केवल मीडिया की सुर्खियां बन गया बल्कि मीडिया में वैज्ञानिक नम्बी नारायण को विलेन की तरह पेश किया जाने लगा। इस पूरे इंसिडेंट में अफसोस इस बात का होता है कि नम्बी नारायण इस समय क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनके घर से उठा लिया। पहले 50 दिन उन्हें अरेस्ट करके रखा गया। उसके बाद आदेश की अलग अलग एजेंसियों ने उन महान वैज्ञानिकों से अपने तरीके से पूछताछ की, मगर नम्बी नारायण के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं निकलकर सामने आया। इस घटना के 26 साल बाद भारत के इस महान वैज्ञानिक को न्याय मिला। ये केस केरल पुलिस और IB से होता हुआ CBI के हाथों में चला गया और फिर CBI ने सच को उजागर करके सबके सामने रखा, जिसमें ये बात सामने आई कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डोमिनेट करने के लिए नम्बी नारायण के खिलाफ ये साजिश की गई थी। इस साजिश में अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA का नाम आया, जिसमें उन्होंने केरल पुलिस और वहां की सरकार को मिसगाइड और मिसयूज किया था। यही बात नम्बी नारायण ने अपने बयान में भी कही। साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ जांच कर रहे तत्कालीन अफसर CB मैथ्यू के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। जब CBI ने इस मामले का खुलासा किया तो आगे चलकर भारत सरकार ने इस महान वैज्ञानिक को पद्म भूषण से सम्मानित किया और केरल सरकार ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।